हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब के शासनकाल के बारे में। ये मध्यकालीन भारत के औरंगजेब और इसके बाद शिवाजी का राजवंश, ये मध्यकालीन भारत के आखिरी राजवंश है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद, जो कि अभी प्रेजेंट के गुजरात में पड़ता है ना, गुजरात में हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। नूरजहाँ, वही नूरजहाँ जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था और इसके लिए नूरजहाँ नाम की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब का जन्म औरंगजेब की जो शादी है वो 1637 ईस्वी में 18 मई को दिलरास बानो बेगम के साथ में हुई थी। इसका पहला राज्याभिषेक आगरा की राजगद्दी पर हुआ था, जहां पर इसने जल्दबाजी में कब्जा कर लिया और वहां यह अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से बैठा। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया, है ना। तो इसका दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में, है ना, दिल्ली में 1659 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म का अनुयायी था, इसीलिए उसके लिए जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के ही शासनकाल में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ये कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। 22 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किला के दीवान आम में औरंगजेब को शिवाजी के समक्ष उपस्थित किया गया। यहाँ इसने क्या किया कि शिवाजी को कैद करके जयपुर के किले में डाल दिया, है ना। और जो नौवें गुरु थे, सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर सिंह, इनकी हत्या कर दी 1675 ईस्वी में। इसका कारण था कि इनके लिए इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी 1675 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, है ना। तो बीबी का मकबरा का निर्माण इसने कब करवाया था? 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया था। 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मतलब बीजापुर और गोलकुंडा को 1685 और 1687 में मर्ज कर दिया और उसने एक मुगल साम्राज्य बना दिया, दोनों को मिलाकर। मदन्ना एवं अकन्ना, है ना, दो ब्राह्मण थे जिनका संबंध किससे? गोलकुंडा से था। औरंगजेब के समय हुए जाटों का विद्रोह का नेतृत्व गोखला एवं राजा राम ने किया था। जो जाट विद्रोही हुए थे औरंगजेब के शासनकाल में, उसका नेतृत्व किसने? गोखला और राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हो गए थे, जाट हार गए थे और इसी बीच गोखल को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। ये माना जाता है कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे उसके शासनकाल में, उसके राज्य में। जो औरंगजेब का पुत्र अकबर था, उसने दुर्गादास की
बहकावे में आकर अपने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, मतलब अपने शासन की जो कार्य प्रणाली है वो कुरान के अनुसार चलाई। उसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं को तौलने की प्रथा थी। ये सब उसने क्या करवा दी, है ना, जो अकबर के समय से शुरू हुई थी, इन सब पर उसने प्रतिबंध लगवा दिया और इन्हें बंद करवा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। जो भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, है ना, और इनकी पुस्तकें, फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी, संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत की। औरंगजेब स्वयं जो है वो संगीत का अति प्रेमी था और वह स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय के मंदिर थे। इसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में 20 फरवरी को हो गई, है ना, और इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया था। मतलब खुलदाबाद नामक एक राज्य था जहाँ इसको दफन किया गया था, अब उसको रोजा नाम से जाना जाता है। और उस समय सूबों की संख्या कितनी थी, 20 थी औरंगजेब के समय में। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश, को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश, है ना। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब का मतलब क्या होता था, काफिरों का देश, जिसके लिए उसने दारुल इस्लाम में परिवर्तित किया था। और दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता था, इस्लाम का देश, है ना। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अभी हमने बात की ना कि औरंगजेब के शासनकाल में 337 मनसबदार हिंदू थे, है ना। तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के शासनकाल में ही हुए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। कौन थे, फ्रांकोइस बर्नियर, जो कि औरंगजेब के चिकित्सक थे। इसके बाद बात करेंगे हम मुगल शासन व्यवस्था की, कि मुगल शासन व्यवस्था कैसी थी। अभी तक मुगल शासन व्यवस्था जो औरंगजेब के समय तक रही, इसकी मतलब क्या स्ट्रक्चर फॉर्म था। मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता था मुगल साम्राज्य में। जो एक मंत्रिपरिषद होती थी उसके लिए, जिसमें मतलब मंत्री होते थे, अनगिनत मंत्री होते थे, उसके लिए क्या बोला जाता था, वजारत कहा जाता था। बाबर के शासन काल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था, मतलब वजीर पद के लिए अत्यधिक महत्व दिया गया बाबर के शासनकाल में। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। मतलब यदि सम्राट के बाद कोई शासक था जिसके पास मतलब राज्य की कार्यप्रणाली को चालू रूप रखने का अधिकार था, तो वो कौन था, वकील था। जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीरबख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। मतलब उसने क्या किया कि विभाग बना दिए, दीवान बना दिया, मीर बख्शी बना दिया, सद्र उस सद्र बना दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मतलब सबसे ज़्यादा समय तक दीवान के पद पर कार्य करने वाला कौन था, असद खान। वो किसके समय में, औरंगजेब के समय में, जिसने 31 वर्षों तक शासन किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदद ए मास कहलाती थी, है ना। इसका निरीक्षण कौन करता था, सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान कौन होता था, मीर समा कहलाता था। जो सम्राट के मतलब घरेलू विभागों का कार्य देखता था वो क्या, मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग किसके पास था, दरोगा और डाक चौकी के पास था। मतलब ये शासक होते थे, दरोगा और डाक चौकी, जो कि प्रधान होते थे सूचना और गुप्तचर विभाग के।
शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता की दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहस्सिब खान नामक अधिकारी करता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य जो थे, मतलब कौन कौन से अधिकारी थे, उनके क्या क्या कार्य थे। सूबेदार, सूबेदार पद जो था उसके कार्य थे क्या, प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान पद जो होता था उसका कार्य क्या होता था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था वो, है ना, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदार होता था। बख्शी जो होता था, बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। फौजदार जो होता था, जिले का प्रधान फौजी होता था, जैसे आज के समय एसपी होता है ना, एसपी जिले का प्रधान फौजी मतलब प्रधान होता है, उसी के मतलब देख रेख में जिले की कानून व्यवस्था चलती है। अमलिया अमलगुजार क्या होता है, अमलिया अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, रेवेन्यू ऑफिसर, है ना। कोतवाल जो होता था वो नगर प्रधान होता था, कोतवाल मतलब तहसीलदार, है ना। नगर का जो मेन व्यक्ति होता था, जो ऑफिसर होता था, मेन इंचार्ज ऑफिसर, वो कौन होता था, कोतवाल। सिपहदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, जैसे कि गांव में, है ना, सचिव होते हैं ये सब, तो सिकदार क्या होता था, परगने। ग्राम के कृषकों में से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना आमिल का काम था। आमिल पद का जो अधिकारी होता था वो किसानों से, जो ग्रामीण किसान होते थे उनसे प्रत्यक्ष, है ना, मतलब डायरेक्ट टैक्स वसूल करने का काम कौन करता था, आमिल करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में और सरकार का परगना या महल में, है ना, महाल में। महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटी थी। मतलब सूबों, है ना, सूबे जैसे हम बोल सकते हैं कि सूबे क्या हो सकते हैं, राज्य हो सकता है। सूबे के बाद जिसके लिए मेन सरकार चलाती थी, है ना, जो राज्य के, जो राजा के अधीन होते थे। उसके बाद सरकार का परगना या महल होता था, महाल, जिसके लिए हम संभाग बोल सकते हैं ना, परगना या महल। फिर संभाग किसके अंतर्गत आते थे, संभाग में क्या आता था, जिला, है ना, जिला, या उसी के लिए दस्तूर बोला जाता था, दस्तूर, है ना। अब दस्तूर में क्या आते थे, दस्तूर जो होते थे, जैसे तहसील वगैरह हो गई, वो क्या ग्राम में, मतलब तहसील क्या गाँव को मिला के बनी होती थी, है ना। विलेज को, रूरल को मिला के क्या तहसील बनी होती हैं, विकास खंड तहसील वगैरह। इसी प्रकार मुगल शासन काल में भी हुआ करते थे कि मतलब जो साम्राज्य होता था वो पहले सूबों में बटा रहता था, पर सूबों की देखरेख कौन करती थी, मेन सरकार करती थी, जो राजा के अधीन काम करते थे, है ना। फिर उसके बाद सरकार का जो परगना या महाल में बंटवारा होता था। फिर महाल जिला में बटे होते थे। फिर जिला, है ना, जिला जिसके लिए दस्तूर बोला जाता था, वही दस्तूर जो है वो गाँव में बटे होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जैसे अभी ग्राम होती है, उस समय भी ग्राम ही होती थी। उस समय इसे मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में बटी होती थी। मतलब भूमि का जो बंटवारा था मुगल साम्राज्य में, वो 3 श्रेणियों में बटा था। एक तो खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होती थी कि जो मतलब सीधे राजा के उसमें निर्देशन में होती थी, है ना, जिस पे सीधे राजा का वर्चस्व होता था। जागीर भूमि क्या होती थी, जागीर भूमि ऐसी भूमि होती थी जो हम किसी व्यक्ति को, जो मतलब राज्य के अधीन कार्य कर रहा है कोई अधिकारी, उसके लिए तनख्वाह के बदले दी जाती थी, कि तनख्वाह न देकर उसके लिए 2 एकड़, है ना, भूमि दे दी कि इसका जो है मतलब आज से जब तक तुम इस पद पर हो, जब तक तुम इस पद पर हो, ये तुम्हारे भरण पोषण के काम आएगी। सयूरगल या मददे मास, ये क्या होती थी, ये एक लगानहीन भूमि होती थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह ने जो भू राजस्व हेतु पद्धति चलाई थी, राई, उसका उपयोग किसने, अकबर ने भी किया था। मतलब उसी पद्धति का अनुयोजन किसने किया था, अकबर ने।
अकबर ने करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की थी, है ना। ये क्या होता था, इसका काम होता था कि अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, कि मतलब इसके लिए ये जो होता था करोड़ी करोड़ी के लिए उसी के क्षेत्र में वहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था, और वो वहाँ का कर वसूल करके राजा को देता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की, है ना। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया, कि टोडरमल बंदोबस्त जो था, जिसे दहसाला नाम से शुरू किया था अकबर ने, इस बंदोबस्त में, टोडरमल बंदोबस्त में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पोलज, इसे नियमित रूप से खेती होती थी, मतलब पोलज ऐसी भूमि थी जिस पे मतलब कंटिन्यू भूमि, मतलब जिस पर नियमित रूप से वर्ष में 2 बार, है ना, फसल उगाई जा सकती थी। प्रतिभूमि क्या होती थी, प्रतिभूमि, इस पर 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर खेती की जाती थी प्रतिभूमि पर। चाचर भूमि होती थी, इस पर 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर भूमि क्या होती थी, कि इस पर खेती नहीं की जाती थी, ना ही इस पर कोई लगान वसूला जाता था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। मतलब 1570-71 में जो टोडरमल थे, उनने खालसा भूमि पर क्या कर दिया, जब्ती जब्ती प्रणाली शुरू कर दी। और जब्ती प्रणाली में क्या किया जाता था, कि इसमें कर के लिए 2 भागों में बांटा गया था, है ना। एक को तखसीस और दूसरे को क्या, तहसील कहते थे। मतलब एक तखसीस के रूप में कर इकट्ठा करते थे, और दूसरे से तहसील के रूप में कर इकट्ठा किया जाता था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया, और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, है ना। मतलब मुगल काल में भूमि 4 भागों में, टोडरमल बंदोबस्त में 4 भागों में विभक्त थी। और इसमें जो कि कृषक जो थे वो कृषकों के 3 वर्ग होते थे। एक तो खुदकास्ट क्या होता था, खुदकास्ट ऐसे किसान होते थे जो उसी गांव की भूमि, जहां वो रहते हैं उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे। पाही कास्त, ये जो है दूसरे गांव से जाकर, मतलब दूसरे गांव में जाकर कृषि करते थे, पाही कास्त। और मुजारियन होते थे, मुजारियन ऐसे किसान होते थे जो भूमि को किराए पर लेकर इस पर कृषि का कार्य करते थे, मतलब इस पर खेती उगाते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई है ना। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहाँ ने करवाया था। मतलब सबसे ज़्यादा सिक्कों की ढलाई किसके काल में हुई थी, औरंगजेब के काल में। और आना सिक्के का प्रचलन किसने किया था, शाहजहाँ ने, और आना सिक्के का प्रचलन किया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, मतलब उसने जो सिक्के चलाए थे उस पर कौन सी आकृति देखने को मिलती है, जहांगीर का ही चित्र देखने को मिलता है। साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहाँ का नाम अंकित किया, है ना। जहांगीर ने उस पर खुद का और नूरजहाँ के नाम से सिक्के चलवाए। अब मुगलकालीन लगान वसूल करने की कुछ व्यवस्थाएं भी थी, जैसे गल्ला बख्शी क्या होता था, कि इसमें फसल का कुछ भाग क्या होता था कि सरकार ले लेती थी, है ना। नस्क क्या कहलाता है, इसमें खड़ी फसल के आधार पर, मतलब जो फसल लगी हुई है उसी के आधार पर कर वसूला जाता था, है ना। और यह व्यवस्था कहाँ, बंगाल में चलाई गई थी। जब्ती जो है, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, मतलब कितनी फसल बोई जा रही है उसके आधार पर उससे पहले नगद कर वसूल लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसप सोना का था, है ना। जो सबसे बड़ा सिक्का कौन था, संसप था, जो सोने का होता था। और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, मतलब मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में चांदी के सिक्के का आधार माना गया है। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था, मतलब जो अपन जैसे मतलब उसके लिए, है ना, डेली यूज में करते हैं, ऐसे ही दैनिक लेन देन में मुगल काल में क्या होता था कि तांबे के सिक्के जो होते थे उसका उपयोग किया जाता था। और इसमें तांबे की जो उसके लिए क्या बोला जाता था, दाम बोला जाता था, दाम। और 1 रुपया में कितने, 40 दाम होते थे।
मुगल सेना के लिए भी चार भागों में व्यक्त किया गया था। एक तो पैदल सेना होती थी, घुड़सवार सेना, तोपखाना सेना और हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक प्राप्त करने वाले मनसबदार उमरा, है ना, 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मतलब वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे। और 2500 से ऊपर जिसकी मतलब सैलरी होती थी उन्हें अमीर आजम कहा जाता था। जात से व्यक्ति के वेतन में प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, मतलब किस जात का व्यक्ति हो उसी के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा और वेतन की मतलब प्रतिष्ठा मतलब कि किस पद पर इसके लिए रखा जाएगा और कितनी वेतन के अनुसार इसके लिए कार्य दिया जाएगा। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जिनका वेतन 5000 जात की पदवी के थे, है ना। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह महाबत खां को दिया गया, है ना। अब मुगलों के बाद फिर किसका, मराठाओं का साम्राज्य आया मध्यकालीन भारत में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में 6 अप्रैल को माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में, जो कि जुन्नार के समीप था, है ना। तो 6 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ था। कहाँ? शिवनेर दुर्ग, जो कि जुन्नार में था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। और इनकी माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई भोंसले। शाहजी भोंसले की 2 पत्नियां थीं, है ना। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। और शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। तो ये पूछा भी जाता है कि शिवाजी के गुरु कौन थे, है ना। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का प्रभाव पड़ा, है ना। मतलब आध्यात्मिक शिक्षा किससे मिली शिवाजी के लिए? गुरु रामदास से मिली। शिवाजी का विवाह निम्मालकर साईबाई निम्मालकर से 1640 में हुआ। तो 1627 में इनका जन्म हुआ, 6 अप्रैल 1627 में। और 1640 में साई निम्बालकर से इनकी शादी हुई शिवाजी की। शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी की इनके पिताजी शाहजी भोंसले ने। मतलब शाहजी भोंसले ने क्या किया कि शिवाजी को पूना की जागीर दे दी और वहाँ का जो राज्य कार्य इसके लिए शिवाजी के हाथों में सौंप दिया। और ये कहाँ? स्वयं शाहजी भोंसले बीजापुर में एक रियासत में नौकरी करने लगे। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया। मतलब इनका जो पहला अभियान था जिसमें इनके लिए जीत मिली थी, है ना, पहले ही अभियान में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीत इन्हें प्राप्त की थी 1644 में। वो कौन सा किला था? बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर एक स्थित किला था, उस पर इन्हें विजय प्राप्त की थी। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मतलब 1656 में शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। मतलब बीजापुर के जो सुल्तान थे उनने क्या किया कि उनने अफजल खां नामक एक शासक के लिए 1665 में शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा, जिससे बाद शिवाजी का वर्चस्व सबसे ज़्यादा बढ़ गया था बीजापुर में। शिवाजी ने अफजल खां की क्या कर दी? हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी और 1670 ईस्वी में लूटा। मतलब शिवाजी ने सूरत पर 2 बार आक्रमण किया, 1664 ईस्वी और 1670 ईस्वी में। पुरंदर की संधि जयचंद और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में हुई थी। मतलब 1664 में सूरत को लूटा और 1665 में पुरंदर की संधि हुई जयसिंह और शिवाजी के बीच, और 1670 में फिर सूरत को लूटा। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने जो पनहाला दुर्ग था बीजापुर से क्या किया? उसके लिए छीन लिया था। 1672 में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग के लिए छीन लिया। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने राजगढ़ में वाराणसी
काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। मतलब राजगढ़ में शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। किसके द्वारा? श्री गंगा भट्ट के द्वारा। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था। मतलब गंगा भट्ट कौन था? महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में जो शिवाजी के कार्य का जो कि मतलब उस टाइम रहे, है ना, एक ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, जिनके लिए ज्ञानेश्वर नाम से भी जाना जाता था। ये कब से कब तक रहे? 1275 से 1296 तक रहे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ये मराठी भाषा और मराठी साहित्य के संस्थापक भी माने जाते हैं। इनने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, मतलब एक ग्रंथ लिखा जिसे ज्ञानेश्वरी नाम से जाना गया। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी तक रहे। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णुपुर के रूप विष्णु के रूप थे, जो कि कहाँ रहते थे? पंढरपुर में रहते थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। मतलब जो विठोबा या विट्ठल की उपासना करते थे उस संप्रदाय को क्या? बरकरी संप्रदाय कहा जाता था, है ना। और इनकी स्थापना किसने की थी? विठोबा की स्थापना किसने की थी? नामदेव ने की थी, बरकरी संप्रदाय की। एकनाथ जो है, एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी तक, है ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रामायण का भावार्थ, रामायण नामक टीका लिखा। मतलब रामायण का जो रामायण था उसके लिए उसका भावार्थ लिखा, है ना, रामायण के नाम से। एक तुकाराम थे, तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी तक रहे, है ना। इन्होंने क्या किया? इनकी जो भक्तिपरक कविताएं हैं इसे अभंग कहा जाता है, और इनके लिए अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी तक रहे और महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे ये रामदास। तो महाराष्ट्र के अंतिम कवि कौन थे? रामदास, जो कि 1608 से 1681 ईस्वी तक रहे। और इनकी रचना जो थी 10 बोध और उपदेशों का संकलन था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। मतलब औरंगजेब ने क्या किया कि 1666 ईस्वी में शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया, और जहाँ से वो 1666 ईस्वी में ही 16 अगस्त को भाग गए। और मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। मतलब 1680 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। 1627 में इनका जन्म हुआ और 1640 ईस्वी में इनकी शादी हुई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना जो है 3 भागों में विभक्त थी। पागा सेना में कौन होते थे? घुड़सवार होते थे। सहलदार में अस्थायी घुड़सवार होते थे। मतलब पागा सेना में नियमित परमानेंटली घुड़सवार होते थे, परमानेंट। और सहलदार में क्या होते थे? अस्थायी घुड़सवार होते थे, टेम्परेरी। और एक होती थी पैदल सेना। शिवाजी के जो मंत्री परिषद थी जिसके लिए अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें कौन होता था? उसमें पेशवा, है ना, पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। ये क्या करते थे? ये राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख किया करते थे। सरीय नौबत ये सेनापति होता था, जो कि क्या सैन्य शासन का प्रधान होता था। आमत एक राजस्व मंत्री होता था, और ये आय व्यय का लेखा जोखा देखा करता था। बकानियास 20 ये क्या होता था? ये गुप्तचर, सूचना और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। बाकियान 20। चिटनेस क्या होता था? राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, है ना, देखने का कार्य करता था। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। और पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे, जो पंडित राव होते थे। और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मतलब जो शिवाजी की कर व्यवस्था किस आधार पर चलती थी? मलिक अंबर की कर व्यवस्था के ही जैसी थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक की छड़ी के प्रयोग का प्रारंभ किया। तो माप के लिए काठी और मानक छड़ी का उपयोग किसने शुरू किया था? शिवाजी ने। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था।
चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर। चौथ क्या होता था? चौथ एक ऐसा कर होता था जो किसी क्षेत्र को बर्बाद करने पर दिया जाता था, मतलब बर्बाद ना करने के बदले दिया जाता था, है ना, दी जाने वाली एक रकम होती थी। सरदेशमुखी सरदेशमुखी ऐसा कर होता था जिसका हक शिवाजी जिसके हक पर अधिकार का दावा करते थे, और इसके द्वारा वो सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे खुद के लिए। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा, इसकी हमने बात ही की है। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था, है ना। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी। संभाजी ने उज्जैन में हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी जो मुगल सेनापति मखर्रब खां थे, इसने 1689 ईस्वी में क्या किया कि संगमेश्वर में संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी थे वो कौन कौन से थे? हवलदार। हवलदार क्या होता था कि ये किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। और शवनिस क्या होते थे? शवनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार, भंडार की देखरेख करते थे। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में 2 मार्च को मारा गया, है ना। मतलब मुगलों से युद्ध करते हुए ये 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। मतलब जो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, इसने क्या किया कि राजा राम की मृत्यु के बाद, हत्या होने के बाद, इनके जो राजा राम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, है ना, इसका उसने राज्याभिषेक कराया और फिर इन्होंने मराठा साम्राज्य का शासन चलाया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जी, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया, है ना। मतलब जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो संभाजी का जो पुत्र था साहू, है ना, जो कहाँ राज्य करते तो भोपाल के निकट मुगल शिविर में, है ना, वहाँ से वो कहाँ महाराष्ट्र चले गए। और साहू एवं ताराबाई के बीच, मतलब ताराबाई जो थी वो किसकी? राजा राम की पत्नी थी। इनके बीच और साहू के बीच 1707 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसके लिए खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता था। और इसमें क्या हुआ कि साहू युद्ध के लिए जीत चुका था। साहू ने 1708 ईस्वी में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फायदा उठाते हुए साहू को उत्साहित करते हुए, है ना, क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। फिर पालखेड़ा का युद्ध हुआ 7 मार्च 1728 ईस्वी में, है ना। ये किस किस के बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजामुल के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बाजीराव प्रथम की जीत हुई थी, और यहाँ निजाम के साथ मुंगी शिवा गांव की संधि की गई थी, है ना। बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच में, निजाम मुल्क के बीच में मुंगी शिवा गांव की संधि हुई। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ कौन कौन सी थीं? सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? 1675 ईस्वी में। फिर इसके बीच हुई पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई थी 1676 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच। 1776 ईस्वी में। बड़ा गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी।
बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। और राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई थी। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम, है ना। और इन्होंने 29 मई 1727 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय जो मुगल बादशाह था, जो दिल्ली पर राज्य कर रहा था, मोहम्मद शाह, ये दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में रहा था। जैसे कि आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी देखी होगी, है ना। तो यहाँ से वो चीज़ समझ में आ रही होगी, कैच कर पा रहे होंगे इस चीज़ के लिए आप लोग। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बने। 1750 ईस्वी में सगोला की संधि, पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। सगोला की संधि के बाद जो 1785 में सगोला की संधि हुई थी, इसमें क्या हुआ कि इसमें मतलब सारे अधिकार जो थे वो सब पेशवा के हाथ में आ गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। झलकी की संधि बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, है ना। और इसमें क्या हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, इसमें मराठाओं की जो हुई थी, हार हुई थी, है ना। और इसी के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई, है ना। इस हार को सहन ना कर पाने के कारण 1761 ईस्वी में बालाजी की मृत्यु हो गई, है ना, सदमे में आकर। माधवराव प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो मराठाओं की खोई प्रतिष्ठा थी उसके लिए पुनः प्राप्त किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, मतलब दिल्ली की गद्दी दे दी, है ना, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जीवन निर्वाह कर रहे थे। और जितने भी मुगल बादशाह थे, अब वो क्या थे? वो मराठा सरदारों के जो है पेंशन भोगी बन गए थे। मतलब मराठा जो साम्राज्य था मुगल बादशाहों के लिए पेंशन देता था, और ये मराठा शासन के अनुसार काम करते थे मुगल बादशाह। पेशवा नारायण 1772-73 में इनकी हत्या रघुनाथ राव ने कर दी थी, जो क्या थे? पेशवा नारायण के चाचा जी थे। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी, है ना। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? मतलब मुख्य नाम इनका क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। मतलब जो आखिरी पेशवा थे वो कौन थे? पहले पेशवा थे बाजीराव, है ना, बाजीराव प्रथम, उसके बाद अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। और ये अंग्रेजों की सहायता के कारण पेशवा बने थे। और मराठाओं का जो पतन हुआ था इसमें इन्हीं का सहयोग माना जाता है। और ये पहले ऐसे मराठा सरदार थे जिनने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, है ना। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। और प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1682 ईस्वी में जिसमें सालबाई की संधि हुई थी, है ना, जिसका आखिरी परिणाम क्या निकला था? सालबाई की संधि। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब से कब तक चला? 1823 से 1803 से 1605 ईस्वी तक चला। इसमें क्या हुआ? इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। मतलब भोसले और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, और इसका परिणाम क्या हुआ था कि इसमें देवगांव की संधि जैसे परिणाम निकले।
द्वितीय अंगल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 तक चला, और जो 1782 में हुआ था प्रथम अंगल मराठा युद्ध, इसमें कौन सी संधि हुई थी? इसमें सालबाई की संधि हुई थी। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 19 ईस्वी में हुआ, है ना। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब जहाँ से मराठा शक्ति और पेशवा के पद समाप्त हुए, मतलब मराठा शक्ति का अंत हो गया और पेशवा पद समाप्त कर दिए गए, वो कौन सा युद्ध माना जाता है? वो युद्ध माना जाता है अंगल मराठा युद्ध, जो कि तृतीय युद्ध था। ये कब? 1817 से 1819 ईस्वी तक हुआ। तो पहला अंगल मराठा युद्ध जो कि सालबाई की संधि जिसका परिणाम निकला, वो कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय अंगल मराठा युद्ध जिसमें देवगांव की संधि हुई थी, और ये कब से कब तक हुआ? 1803 से 1805 ईस्वी तक हुआ। और तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक हुआ, है ना। और इस युद्ध में क्या हुआ कि मराठा शक्ति और इसी के पास पेशवा दोनों चीज़ें समाप्त हो गई। तो आज ये हमारा मध्यकालीन भारत खत्म हो गया है। अब कल अगली क्लास से हम आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम इस चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट ला सकें। आपके सुझावों का प्रयोग करके अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट ला सकें। धन्यवाद। हम अपने चैनल पर फिर से मिलेंगे अगली क्लास में।